बिल्कुल। गुड मॉर्निंग इशिता। अमन आपके साथ है। ओके बेटा। नोट्स किस किस के नहीं बने, सिर्फ वही स्टूडेंट्स है वो टाइप करेंगे। जिनके बन गए वो टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। जिनके नोट्स नहीं बने हैं वो चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि नहीं बने हैं और क्यों नहीं बने, रीजन रीजन भी साथ में मेंशन करेंगे। किस किस के नोट्स नहीं बने अभी तक। मैंने कहा था, जहां तक मैंने चैप्टर 9 को इन्वॉल्व नहीं करें, चैप्टर 8 तक की बात करी गई थी। ये नोट्स आप लोगों को रेडी करने हैं। बताओ। मतलब सबके बन गए नोट्स। ओके, वेरी गुड। विनय बन गए नोट्स। आवाज मेरी क्लियर है? कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई करे, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है, आराम से ठीक से आ रही है आवाज। ओके, वेरी गुड। ठीक है। आज तो पता नहीं क्यों कम स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। सारे के सारे स्टूडेंट आज ग्रुप में मैं मैसेज टाइप कर ड्रॉप कर दूंगी, उसके बाद में आप अपने अपने जो नोट्स है वो भेजेंगे। आज ही भेजेंगे, ठीक है। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा था, बिजनेस की डेफिनेशन अपनी हो गई थी, लॉ की, सॉरी। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस करी थी। उसके बाद में और एग्रीमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। हाँ, एक जरूरी बात और मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरीके का। क्योंकि जो भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपको किताब है वो आगे रख ली आपने बुक और वैसे की वैसे ही आपको कॉपी करके वहां पे मेंशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तभी पता चलता है कि हाँ पूछ रहे हैं और कम से कम पढ़ाई हो रही है। क्योंकि सेम टू सेम अगर बुक में जो लिखा हुआ है कंप्लीट वही आप लिख देंगे और क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या उसका मीनिंग है, आप लोगों को पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या मतलब रहेगा नोट्स बनाने का। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स है जो डाउट पूछते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही जैसे कल सीमा ने मुझसे पूछा था और एक्चुअली वो पूछने वाला ही एक वो था, वर्ड था। तो अगर वो नहीं पूछते तो मुझे नहीं लग रहा कि और कोई स्टूडेंट है, बाकी सबने नोट्स बना भी लिए होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करें आप, जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत जरूरी है कि आप पूछे। गुड मॉर्निंग यशराज। ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अपन ने डिस्कस करा था, थोड़ा सा वाइडली अपन डिस्कस करेंगे आज। अपने को ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है, दोनों का डेफिनेशन मैंने क्लियर करा था। अगेन एक बारी मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग अपन ने क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने बोला है एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एन कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था। सॉरी, एग्रीमेंट रहेगा ये। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में इसमें एक वर्ड यूज हुआ है एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन अपने को बहुत जरूरी है आनी। every promise and every set of promise including या forming consideration is an agreement, जिसके अंदर सबसे पहले प्रपोजल और प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना एक एग्रीमेंट। यहां तक डिस्कस कर लिया था, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो टाइप कर देना। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक बार एग्रीमेंट को आप भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स की बात करी गई है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर एग्रीमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पहली चीज तो ये कंप्लीट एक सेटअप, एक मतलब फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म है, वो ले ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपन मान के चलेंगे कि एग्रीमेंट इसके अंदर पहले से इन्वॉल्व है, ये चीज हो गई।
अब वैलिड एग्रीमेंट की जब एलिमेंट्स की बात आती है, बहुत बारी आप बोर्ड एग्जाम्स के पीछे के जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं कभी देखेंगे कि आपने को देखने को मिलेगा, मतलब मोस्टली आपको 6 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल सकता है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को आप डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ आप एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिफाइन करेंगे। अगर ये बहुत ही इजी है, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अगर मतलब एक बार ही आप इसको देख रहे हो तो ये 6 नंबर या 4 नंबर में, आप 6 नंबर में आपकी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो ये नंबर आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले जो अपने सामने आएगा, अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप चलना है, बीच में रखने की जरूरत नहीं है पॉइंट्स को, एक को भी आप ऑटोमेटिकली क्या देखेंगे, एक के बाद एक ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू और मोर पार्टीज, ठीक है। क्या कहा जाता है, जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात करते हैं तो दो या दो से जो एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा जो पक्षकार यानी पार्टीज जो होती है उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से ज्यादा पक्षकारों का, पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकेला एक बंदा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा क्यों बोला है, बेसिकली इन्होंने मिनिमम दो बोले हैं, जिसमें एक पार्टी प्रपोजल मेंशन करने वाले, जिसको उस दिन शिवा ने कहा था मैम ऑफरर भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक एक्सेप्टेंस मेंशन करने वाली पार्टी है जो क्या कर रही है, एज ए ऑफरी अपना पार्ट वहां पे इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे बात करी है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट से पहले अपने सामने क्या वर्ड आएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। तो दूसरा अपने सामने जो मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स है उसमें सेकंड जो अपना पॉइंट है वो क्या है, एग्रीमेंट। कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लीगल है, ऑब्जेक्ट लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट लीगल है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का, तो वो एग्रीमेंट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अदरवाइज वो क्या रह जाएगा, एक एग्रीमेंट ही रह जाएगा, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके का अपन पढ़ेंगे, सॉरी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके का था, ठीक है। तो थर्ड जो अपना इसके अंदर आएगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो भी पार्टी, पहली चीज जो ऑफरर है यानी कि जो क्या कर रहा है, प्रपोजल मेंशन कर रहा है, उनका इंटेंशन भी पॉजिटिव होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। लीगल का मतलब ये है कि एक टाइम के लिए, जैसे कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी अपन कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, क्योंकि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अपने को हमेशा यही चीज बोलता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, शॉर्ट टर्म के लिए, कम टाइम के लिए, ठीक है। लव हुआ, सिंपैथी हुआ या अफेक्शन वगैरह हुआ, इनके बिहाफ पे जब अपन कोई मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उसको अपन बेलमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। अदरवाइज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अपन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं देखते, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। तो उनका जो मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, दोनों ही पार्टी है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और उनका एक ऑब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, लीगल, ठीक है। तो थर्ड अपना यही है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब भी कोई अपन एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले अपना इंटेंशन उस बिजनेस को लेके हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा लीगल होना चाहिए। क्या चैट बॉक्स में आया भी, गुड मॉर्निंग राहुल। उसके बाद में तीन मैंने अभी जस्ट पॉइंट बताया, टू और मोर पार्टीज, उसके बाद अपना एग्रीमेंट बनेगा, और एग्रीमेंट के बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, 3 पॉइंट हुए। उसके बाद में इन्होंने कहा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के लिए आप क्या कहेंगे, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। सबसे पहले अपन देखें कि 18+ यानी कि अपने सामने क्या आता है, एक माइनर नहीं होना चाहिए, एक मेजर जो पर्सन है वो सबसे पहले यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उसको में अपन उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मतलब एक अनसाउंड माइंड जो होता है, यानी कि क्या है, अपन जैसे हिंदी में मंद बुद्धि अपन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पागल होता है, इस तरीके के जो होते हैं पर्सन, उनको कभी भी लॉ ये एग्री नहीं करता, ग्रांट नहीं करता परमिशन कि वो किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व कर सके एज ए पार्टनर, ठीक है। तीसरी चीज अपन बात करें कि इंसॉल्वेंट जो पर्सन होता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हुआ, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है और मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, अपन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लॉ है उससे उसको डिस्क्वालिफाइड करा गया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट पर्सन है, दिवालिया घोषित है, तो इस तरीके का जो भी पार्टीज है उनको भी क्या है,
कभी भी लॉ में अपन परमिशन ग्रांट नहीं कर सकते। 3 चीजें मैंने बताई है। पहला, 18+ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, पागल या मूर्ख या इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। ड्रग पर्सन वगैरह होते हैं, इन तरीके की बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को देखने को मिल सकती है। कहा जाता है कि मान लीजिए कोई ड्रग पर्सन वगैरह है, उनके साथ अगर एग्रीमेंट करा जाता है तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं माना जाता, चाहे कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर भी सिग्नेचर क्यों ना करते। ठीक है, क्योंकि जब भी अगर वो सही सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में बिहेव कर रहा है, तो उनको मतलब एक अब नॉर्मल सिचुएशन में बंदे को नहीं पता कि वो किसके साथ क्या एग्रीमेंट कर रहा है और क्या बातचीत कर रहा है। तो अगर वो पूरी प्रॉपर्टी भी लिख देना, या फिर एक एग्जाम्पल और दू इसमें कि जो मतलब ये रहते हैं ना, एजेड पर्सन वगैरह रहते हैं, जैसे कि दादा दादी वगैरह है, या फिर इस तरीके की एज में जब होता है, तो मान लीजिए कि वो भी अगर इस तरीके का कोई एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो इस चीज पे ये रहते हैं कि भाई हम लोग अभी भी मतलब मैंने साइन तो कर दिया था, सिग्नेचर तो कर दिया था, फिर भी मैं सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता सिग्नेचर नहीं करके सिर्फ बोला गया है, ये एग्जाम्पल आप देना कि सिर्फ बोला गया है, सिर्फ उन्होंने कम्युनिकेशन के थ्रू बोला है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी सारी आपके नाम है, क्योंकि आपने उनकी बहुत सारी सेवा करी है। अब जैसे ही दादी जी थोड़े ठीक हो रहे हैं, इस सिचुएशन में आ रहे हैं, तो वो अपने वर्ड्स वापस भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि इस एज में जाके बंदा है जो, उनको नहीं पता एक टाइम तक कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी बहुत जरूरी है। 4 पॉइंट अभी तक हुए हैं, 2 और मोर पार्टीज, उसके बाद था अपना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद अपना था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद में पहले वाली जो आपकी बुक थी, सिर्फ एक ही वर्ड यहाँ पे दिखेगा आपको, जो है कि सॉरी, अभी वाली जो आपकी बुक है उसमें सिर्फ फ्री कंसेंट का जो पॉइंट है वो इन्वॉल्व करा गया है। पहली वाली जो बुक है जो अभी वाली, तो उसके अंदर 2 पॉइंट अपन इन्वॉल्व करके चलेंगे। पहला है कंसेंट और दूसरा है फ्री कंसेंट। कंसेंट के लिए सिर्फ ये कहा जाता है कि मान लीजिए किसी भी बंदे के साथ में मैंने एक एग्रीमेंट करा, आप में से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट वैलिड होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगा, अदरवाइज वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर है। अब सिर्फ कंसेंट क्या कहती है? कंसेंट कहती है कि मैंने आपके सामने प्रपोजल मेंशन करा, उस पे आपने एक्सेप्टेंस दी, ये कंसेंट है। ठीक है, कंसेंट का मतलब सहमति, हिंदी में बात करेंगे सहमति, हिंदी वर्ड है इसका कंसेंट का। तो सिर्फ मैंने एक प्रपोजल मेंशन करा, उस पे आपने कंसेंट दी, सिर्फ कंसेंट आपने दी है कि जी मैं आपके साथ में एक एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूं, ठीक है, वो चीज अपनी होगी कंसेंट। काफी सारी बुक में सिर्फ कंसेंट भी अपने को देखने को मिल सकता है, और या फिर सिर्फ फ्री कंसेंट देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे दोनों चीजें आपको बता रही हूँ, नई वाली बुक में हो सकता है दोनों ही वर्ड आपके सामने दिखे। ठीक है, फ्री कंसेंट बताऊंगी बेटा, सीमा बताया ही नहीं मैंने अभी तक फ्री कंसेंट। ठीक है, अब सिर्फ कंसेंट का मतलब मैंने क्या बोला, मैंने एक प्रपोजल मेंशन करा जिसपे आपने अपनी सहमति, हाँ या ना, क्या हो रहा है, एक तो उसमें नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर उसी टाइम आपने नेगेटिव मतलब एक्सेप्टेंस दिया है कि नहीं मैं आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो नेगेटिव है कि आपने एक्सेप्टेंस अपना दिया ही नहीं है। जबकि एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है कि बिल्कुल आपने प्रपोजल मेंशन करा है मैम, तो हम बिजनेस एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए रेडी है। तो वो चीज हुआ आपका सिर्फ कंसेंट। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है फ्री कंसेंट। ये देख लीजिएगा, आपकी बुक और लॉ की बुक है वो ये कहती है फ्री कंसेंट मतलब 5 पॉइंट जो लास्ट अपन ने क्लास ली थी सीमा, उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले क्या आया अपना, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कॉर्शन की, उसके बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस की, फिर है अपना फ्रॉड, फिर है मिस रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट है मिस्टेक। लॉ ये कहता है इन 5 पॉइंट से हटके जितनी भी कंसेंट आई वो है फ्री कंसेंट। ठीक है, अगर इन 5 की इन्वॉल्वमेंट में अगर कोई कंसेंट दी जाती है तो वो कभी भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाती। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये 5 पॉइंट जहां पे इन्वॉल्व है, वहां पे अगर इन 5 चीजों से कभी भी एक पर्सन है, एक पार्टी है, वो इन्फ्लुएंस करती है, तब क्या हो रहा है, कभी भी वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। अदरवाइज इन 5 से वो क्या है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है कहीं भी, इनका कोई भी इफेक्ट उस पार्टी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल लीगल तरीके से करा गया है। ये 5 में क्या आ रहा है, क्वेश्चन हुआ अपना
अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, फ्रॉड हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ और मिस्टेक हुआ। ये पांचों की पांचों चीजें क्या कह रही है कि अगर इन पांचों का इन्वॉल्वमेंट है तो कभी भी पार्टी का कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जा सकता। अगर इन पांचों से हट के कभी भी कंसेंट दिया जा रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, फ्री कंसेंट ही कहलाएगा। अब इन पांचों का मैं मतलब बता देती हूँ एक बार आपको। जी जी बिल्कुल, यहां तक समझ आया है। भी आज तो मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट है। गगन, निकिता, समीर, संदीप, सीमा, विनय और यशराज। आज तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा है, मैं दोबारा पढ़ाऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं करवाऊंगी दोबारा। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात अपन करेंगे, ठीक है। तो क्या कहा जाता है कि एक पार्टी इसके अंदर, जैसे अपन ये मान लेंगे क्वेश्चन में, एक सेकंड आप रुकिए, आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ जो आपकी बुक में बिल्कुल मेंशन ही नहीं कर रखा है। लॉ की बुक से मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ क्वेश्चन के लिए। वो बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल है। वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, तब तक आप अपने व्यूज बताइए। देखो ये सबसे इजी जो एक, मतलब अपन बात करेंगे ना कि सबसे इजी लैंग्वेज में अपन क्वेश्चन को अगर समझे तो क्या कहेंगे। ये कहते हैं कि जो अपनी इंडियन पैनल कोड की जो एक्ट है, मतलब कि भारतीय दंड विधान यानी कि इंडियन पैनल कोड जो है, वो साफ साफ ये कहता है कि ऐसा कोई भी काम जो कि इंडियन पैनल कोड में बिल्कुल फॉरबिड है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वर्जित है कोई भी काम, अगर वो काम अपन कर रहे हैं तो मान लीजिएगा क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी तरीके का, जैसे किडनैपिंग वगैरह का अपन किसी को वो करते हैं ना, जैसे अपन ने किसी को धमकी दी है, इस तरीके का कभी भी अपने को अगर देखने को मिलता है तो वो सबकी सब एक्टिविटी क्वेश्चन के अंदर हमेशा इन्वॉल्व मानी जाएगी। क्वेश्चन का मतलब आप यही मानेंगे कि हिंदी में इसको कहा जाता है तो उत्पीड़न कहा जाता है, जिसका आप रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है हिंदी में आपको समझने की। अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहे हैं इंडियन पैनल कोड के अंदर किसी को डराने का काम करवाना बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन मतलब धमकी देना, मारपीट, बिल्कुल यही यही चीज है इसके अंदर। कि किसी भी इंडियन पैनल कोड के अंदर कुछ एक्टिविटीज जो है, जैसे कि अपन किसी भी पार्टी को कभी भी कोई काम करने के लिए, और मतलब अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर होता है तो चलेगा। नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने किसी को मारपीट की धमकी दी है, किडनैपिंग वगैरह की जो केसेस वगैरह होती है, वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही इन्वॉल्व माने जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरा अपना आया अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कौन बताएगा? मैंने बताया भी था आप लोगों को एग्जांपल, किसी को अगर आइडिया हो तो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सीमा। मैं फिर आपको बता रही हूँ, फ्री कंसेंट का अपन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 5 पॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आपकी बुक में आई थिंक छोटी सी डेफिनेशन मेंशन करी हुई हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गगन, सेम आपने वही चीज बोली है, वेरी गुड। मैंने क्लास में भी यही डिस्कस करा था आपके साथ। देखिएगा कि फ्री कंसेंट की अपन बात करते कर रहे हैं, 5 चीजें मैंने बताई है कि इन पांचों से अगर इन्फ्लुएंस है बंदा तो फ्री कंसेंट कभी भी अपन मेंशन नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी? पहला क्वेश्चन था, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उसके बाद में अपना फ्रॉड है, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है, और लास्ट मिस्टेक। बेसिकली 4 को ही इन्वॉल्व करा जाता है, मिस्टेक का ज्यादा रोल नहीं होता। अब सेकंड अपन ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का टॉपिक, तो जैसा कि अभी सीमा ने और गगन ने बिल्कुल बताया है कि मैम एक डोमिनेंट जो पर्सन है वो वीकर पार्टी को क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जॉब का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल मैंने लिया था कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, और उनको छुट्टी चाहिए। अभी तो याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा जैसे ही मैं बता रही हूँ, तो उनको छुट्टी चाहिए। ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। तो मान लीजिए रिटायरमेंट में 1 साल बाकी है, ठीक है, 1 या 1.5 साल उनका बाकी है अभी। तो अपनी जो पोजीशन पे रहते हुए अपने सीनियर पर्सन पे क्या, सीनियर पर्सन से क्या है, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि उनको हॉलीडे चाहिए, लीव चाहिए। उस कंडीशन पे इंडिया में तो मोस्टली ये देखने को मिल सकता है, फ्रॉड वगैरह वाले ये सारे केसेस।
तो क्या किया जा रहा है कि उनसे जबरदस्ती एक लेटर साइन करवाया जा रहा है कि हम आपको छुट्टी तो दे देंगे, पर आप ये प्रॉमिस करिए, यहाँ पे एक एग्रीमेंट पे साइन करिए कि आप इस जॉब पे कभी भी लौट के नहीं आएंगे, मतलब आपका रिटायरमेंट है 1.5 ईयर पहले ही हम मान लिया जाएगा, ठीक है, और उस पर आप एग्री कर रहे हो। बंदे को बहुत ज्यादा जरूरत थी कोई सिचुएशन के तहत, तो क्या किया, उस टाइम एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर दिए। देन उसके बाद में जैसे ही काम कंप्लीट हुआ है छुट्टी के बाद में, और उन्होंने क्या करा है, कोर्ट के अंदर इस तरीके का शो करा है, ठीक है, कि हम मतलब मुझे इस तरीके की अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्या हो रहा है, एक पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पावरफुल पार्टी है, दूसरा है वीकर पार्टी, एक पावर या पोजीशन का मिस यूज करके, एक जो मतलब जो अपन कह सकते हैं एक पावर पोजीशन का मिसयूज करके, और क्या किया जा रहा है, वीकर पार्टी को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है, वो हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस। जहां पे इन्फ्लुएंस नाम आ जाता है ना, तो वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब गलत गलत तरीके से, अनड्यू का मतलब क्या बोलेंगे अपन, गलत तरीके से उनको क्या करा गया है, अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज करके, और वीकर पार्टी को यहाँ पे डोमिनेट करने का काम करा गया है, इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है, ठीक है। दो चीजें बताई। थर्ड अपना यहाँ पे आता है फ्रॉड। साफ साफ है कि फ्रॉड का मतलब तो क्या है, जानबूझकर अपन किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर किसी को धोखा दे रहे हैं। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर अपने को पता है कि इस एग्रीमेंट में सामने वाली पार्टी को लॉस होने वाला है, फिर भी अपन क्या करते हैं, वो काम उनके हिस्से में चिपका देते हैं, तो वो कंडीशन आती है फ्रॉड। यानी कि अपने को आइडिया था कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर भी उसका मतलब ये होता है ना, फ्रॉड का मतलब अपन ये मान के चलेंगे, जो आउटपुट है, ठीक है, उस आउटपुट का आइडिया एक पार्टी को यानी ऑफरर को पहले से था, फिर भी ऑफरी को उसने बिना बताए और वो जो एग्रीमेंट है वो उनके साथ कंप्लीट कर लिया, तो वो हुआ एक फ्रॉड। अब बताइए मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। इंटेंशन गलत हो, बिल्कुल सही है, इंटेंशन स्टार्टिंग से क्या होगा, गलत होगा फ्रॉड के अंदर, मिस रिप्रेजेंटेशन। बताइए। मिस रिप्रेजेंटेशन ये भी अपन बहुत बारी मतलब लॉस, बिल्कुल सही। और देखो मिस रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल अगर आपके सामने ले, वैसे बहुत वाइड है ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, एक एक वर्ड वो बहुत ही वाइड है। देखो क्या बताया गया है कि स्टार्टिंग से इंटेंशन गलत था, पर बाद में पता चला फिर भी नहीं बताया। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, शो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। देखो दोनों के अंदर एक बेसिक सा अपन डिफरेंस मान के चलेंगे। अभी अभी अपन ने क्या डिस्कस करा था, अभी अपन ने करा था कौन सा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। दोनों में एक ही डिफरेंस आप मान के चलो, फ्रॉड में स्टार्टिंग से जो इंटेंशन है वो दूसरी पार्टी को लॉस में डालना है, ठीक है, और इंटेंशन जो है वो बिल्कुल गलत है। जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में एक पार्टी को आइडिया नहीं होता, मतलब आप ये मान लीजिए ए बी और सी तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। मैंने कोई भी मतलब एक बिजनेस में कोई भी डील करी है, कोई भी बी पार्टी, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने सीमा के साथ कोई डील करी है, ठीक है। अब सीमा के साथ जब मैंने डील करी है, तो सीमा का जो इंटेंशन था वो स्टार्टिंग से थोड़ा वीक था। मतलब उन्होंने क्या करा है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में एक साथ कोई गलत या किसी भी तरीके का लॉट है वो मेरे हिस्से में डाल दिया। अब मैंने वो चीज को बिल्कुल सही माना है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सीमा ने मुझे इस तरीके का कुछ, और सीमा ने क्या करा है, बिजनेस एक्टिविटी को मेरी और सीमा के बीच में जो एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड जब मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही हूँ, वो किसके साथ कर रही हूँ, मैं गगन के साथ कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मैंने गगन के साथ वो एक्टिविटी करी है, तो मुझे तो जैसा का जैसा जो भी आइटम है, जो भी एक गुड्स है, वो मुझे जैसा मिला, मैंने सेम टू सेम क्या किया है, गगन को दे दिया है, गगन को सेल आउट कर दिया है। और वहां पे गगन को ये चीज पता चलती है कि मैम ने क्या की है, एक गलत तरीके का कोई भी आइटम है वो मेरे मुझे क्या किया है, सेल आउट करा है। तो मेरा इंटेंशन वहां पे गलत नहीं था, एक्चुअल में वो चीज जो एक मतलब एक्चुअलिटी पता होनी चाहिए थी उस चीज के बारे में, उस आइटम के बारे में, वो मुझे आइडिया नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटेंशन सही था। जबकि स्टार्टिंग से वो चीज होती आ रही है, वो क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, गलती से, मतलब एक गलत चीज को मैंने सही बता के और किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया है। अपन ये चीज का मान के चलेंगे कि स्टार्टिंग से मतलब मुझे ये था कि मैं सेकंड पार्टी को जो भी मतलब एक चीज है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जो भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ थर्ड पार्टी को, सेकंड पार्टी को,
वो पहले से ही क्या है उसके अंदर गड़बड़ी चलती है। तो इस तरीके का अपन जो भी लेके चलेंगे वो मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत लेके चलेंगे, जबकि फ्रॉड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फ्रॉड में स्टार्टिंग से ही फर्स्ट और सेकंड पार्टी दो का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो उनका स्टार्टिंग से जो इंटेंशन है वो क्या है, दूसरे को लॉस में डालना, दूसरे को मतलब इंटेंशन है बिल्कुल गलत है। गुड मॉर्निंग दिशा। बिल्कुल किसी इंफॉर्मेशन को छुपाना फिर है स्टार्टिंग से इंटेंशन गलत था बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई और मिस्टेक का अपन डिस्कस नहीं भी करे तो चलेगा, ठीक है। मिस्टेक का इसके अंदर हमेशा कोई इन्वॉल्वमेंट रहता ही नहीं है। बेसिकली जो भी अपन डिस्कस करते हैं वो इन चार के इस पे ही रहता है, ठीक है। मिस्टेक यानी कि गलती, भूल, ये कहा जाता है बहुत मतलब तरीकों से हो सकती है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। ये हुआ अपना फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। फ्री कंसेंट के अंदर बेसिकली अपन चार पॉइंट इन्वॉल्व करेंगे। पहला था अपना क्वेश्चन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर था फ्रॉड और फिर था मिस रिप्रेजेंटेशन। वेरी गुड गगन, ठीक है। ये क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स था। अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैम मतलब बहुत वाइडली, पर ये 10th चैप्टर में आपको मिलेंगे सब, तो अभी डिस्कस कर ले तो बेटर है। उसके बाद में 5 पॉइंट अपने हो गए हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन, एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पार्टीज, देन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देन कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बाद में अपना क्या था, यहाँ पे सिर्फ कंसेंट थी और कंसेंट के बाद अपना था फ्री कंसेंट, जिसके अंदर 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। उसके बाद है अपना लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल का मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे, कंसिडरेशन का मीनिंग मैंने बताया था, समथिंग इन रिटर्न। तो कहा गया है जब भी कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है तो लीगली इन्फोर्सेबल है और जिसके अंदर सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पहले से इन्वॉल्व है। तो अगर कंसिडरेशन क्या होता है, एक एग्जांपल, किराना स्टोर से कभी भी परचेजिंग करते हो और मान लीजिए एक ही किराना स्टोर है, हमेशा वहीं से आप शॉपिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी दिन आप मतलब बिना कोई पैसा दिए अगर वहां से सामान है वो ले आते हो, परचेज कर लेते हो, तो वो आपको ऐसे भी सामान दे देंगे। कितने टाइम के लिए दे देंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। उसके बाद में वो क्या कर रहे, एक साथ वही लिख रहे, एक साथ आपका जो अकाउंट है वो रिकॉर्ड है वो चढ़ा रहे हैं, एक साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में। और अगर फ्री में इस तरीके का कोई आप ट्रांसफर कर रहे हो कोई भी गुड्स को, ठीक है, तो वो चीज आपकी आएगी बेलमेंट के अंदर। तो यहाँ पे अपना आया लॉफुल कंसिडरेशन। फिर कहा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है कि अपना जो भी ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अपना कैसा होना चाहिए, लॉफुल, यानी कि लीगल होना चाहिए। इलीगल कोई भी काम अपन नहीं करें। उसके बाद में कहा गया है सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। निश्चितता का मतलब क्या है, जब एक पार्टी सेकंड पार्टी के सामने ऑफर रख रही है, ठीक है, मतलब क्या है, पहले से इंटेंशन है बिजनेस को क्रिएट करने का, सेकंड पार्टी उसके लिए क्या कर रही है, एक्सेप्टेंस दे रही है, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई भी एग्रीमेंट बना है, ठीक है, और एक लिमिट टाइम के लिए, ऐसा नहीं है बीच में अपन उसको छोड़ के चले जाएंगे इस तरीके से कि कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल लीगल तरीके से एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। तो वो सर्टन होना चाहिए, एक लिमिट टाइम के लिए, डिसाइड टाइम के लिए उसको अपन अपना अपना प्रॉमिस, जैसे क्या होता है अपना अपना एक सेट ऑफ प्रॉमिस, जैसे मैंने बोला, तो अपना अपना प्रॉमिस अपन कंप्लीट करेंगे, वहां पे अपनी लाइबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट हुई मानी जाएगी, ठीक है। और ऐसा कोई जिसके अंदर अपन कहते हैं कि भाई जो भी अपन इसका सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या बोला गया है, कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट आप करे या फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल में बिजनेस की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता हो या फिर कंप्लीट हो सके। जैसे कि एक लॉ की बुक में एग्जांपल दे रखा है कि आप कोई भी एग्रीमेंट किसी बंदे के साथ कर रहे हो कि ठीक है कि मैं आपको कोई भी तरीके का खजाना है वो ढूंढ के ला दूंगा, ठीक है, या फिर आप मान सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक मतलब एक्टिविटी करना जो कि एक्चुअल में कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो स्टार्टिंग से अपन उसके लिए कभी भी एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं कर सकते। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि जो भी काम कर रहे हैं वो एक्चुअली परफॉर्म होने की कैटेगरी में इन्वॉल्व होता है कि नहीं, वो चीज पहले देखी जाएगी, वही काम अपन बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे हमेशा। 10 चीजें मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। टू और मोर पार्टीज, एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कंसेंट, फ्री कंसेंट।
उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, देन सर्टेनिटी और फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। दो चीजें और बताई गई है, एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड। ये कहा गया है कि द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ फोर्स इन द कंट्री। मतलब एक बार ये कहा जाता है ना कि कोई भी एग्रीमेंट है वो पहले से ही स्टार्टिंग से क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, वैलिड यानी वैध, यानी मतलब एक पॉजिटिव में अपन ले सकते हैं, लीगल जिसको कह सकते हैं, और वॉइड यानी वैध जिसका निल है, कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग से मान लीजिए कोई भी एग्रीमेंट वॉइड है तो उसको कोई भी कंट्री का लॉ है वो कभी भी वैलिड में चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, वो हमेशा वॉइड ही कहलाएगा। जैसे माइनर के एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि माइनर के साथ अपने कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करा, तो ऐसा नहीं है कि कंट्री में कोई भी लॉ है वो उसको परमिशन देगा, नहीं। यहाँ पे हर तरीके से हर एक कंट्री में सिमिलर ये चीज रखी गई है कि माइनर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अपन एज ए पार्टनर शो नहीं कर सकते। और लीगल फॉर्मेशन की जो भी अपन काम कर रहे हैं वो लीगल तरीके से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना रिटर्न में भी जा सकता है, ठीक है, और ऑरल में भी जा सकता है। इस तरीके की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, वो सब अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई भी अगर कंफ्यूजन है, एक एक बारी आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। बाकी बहुत ही इजी है, 6 नंबर में बहुत बारी चांस रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बताइए, फटाफट फटाफट टाइप करो। इस क्वेश्चन को तो बहुत ही इजी तरीके से मतलब आप अपने लिए कर सकते हैं प्रिपेयर। बेटा सीमा 10 पॉइंट्स तो आप कर ही लीजिए, लास्ट के दो है एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड और लीगल फॉर्मेशन, इन दोनों को छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर स्टार्टिंग की जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ना, सर्टेनिटी, हाँ जी, सर्टेनिटी मतलब क्या है, निश्चित। निश्चित का मतलब देखो, एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको संदीप इसका, आप 1 मिनट वेट करो, है ना। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लॉ की बुक से मैं आपको बता देती हूँ, और फिर बुक में तो इस तरीके का कोई भी एग्जांपल मेंशन कर ही नहीं सकता रखा है। देखो क्या बोल रखा है, एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। सर्टेनिटी के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल कि मैंने आपको ये कहा है कि भाई मुझे मेरी प्रॉपर्टी है वो 10 या फिर 12 लाख, ठीक है, बिटवीन 10 and 12 लाख, और मुझे सेल आउट करनी है, ठीक है, सोल्ड मुझे करनी है। तो मैंने क्या बोला है, मेरा जो एक प्राइस है, मतलब जब भी मान लीजिए कोई आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप एडवर्टाइजमेंट में ये थोड़ी देखेंगे कि भाई 32 लाख के कोई भी, या फिर 32 और 34 लाख के बीच में कोई भी फ्लैट है वो बिक रहा है। ये नहीं कि कभी भी ऐसा अगर देखते हो तो प्लीज आप टाइप करो, कोई भी स्टूडेंट, कि जब भी आप इस तरीके के कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप कभी भी ये नहीं देखते कि 32 और 34 लाख के बिटवीन ये फ्लैट है वो बेचा जा रहा है या सेल आउट करा जा रहा है। इस तरीके में कभी भी आप नहीं देखोगे, एक फिक्स प्राइस मेंशन करा जाता है, ठीक है। जैसे कि मतलब मैंने कोई भी शॉप वगैरह है, ठीक है, वो सेल आउट के लिए निकाल रखी है, ठीक है, और आपको परचेज कर रही है, तो एक एग्जाम्पल मतलब इस तरीके का अपन देख रहे हैं कि कोई भी इस तरीके की डील में अगर सर्टेनिटी नहीं हो रही है, निश्चित नहीं है, कोई भी प्राइस है वो फिक्स नहीं है, तो अपन उस चीज को एक अच्छी तरीके से कभी भी बेच पाएंगे, ठीक है, और अगला सामने वाला उसको कैसे खरीदेगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो उसमें मेंशन कर सकते हो कि सर्टेनिटी में, कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, मान लीजिए ए ने बी के साथ कोई डील करी है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी है वो बेचनी है, और मुझे क्या करनी है, 10 से 12 लाख के बीच में बेचनी है, मतलब 10 to 12 के बीच में बेचनी है। तो अब 10 या 12 या फिर 11, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कोई भी निश्चितता नहीं है, तो वो डील कैसे कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। एग्रीमेंट में आप ये तो मेंशन नहीं कर सकते कि 10, 11 और 12 के बीच में और आप इसको कर पा रहे हो, नहीं, आपको एक फिक्स प्राइस है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो सर्टेनिटी यानी जिस भी तरीके का आप कॉन्सेप्ट एग्रीमेंट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वॉल्व कर रहे हो, तो उसमें किसी भी चीज को लेके आप कभी भी कंफ्यूजन डिक्लेयर ना करें। वो चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, जितने भी लिमिट टाइम के लिए आप कोई भी डील कर रहे हो तब तक। ठीक है, समझ आया संदीप? ओके, और कोई स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन? जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको बताए हैं, वैसे 12 बताए हैं, पर आपको नोटबुक में 10 ही मेंशन करने हैं, तो बताइए।
ठीक है, और सभी बताएंगे यहाँ पे, वरना देख लीजिएगा मैं पूछूंगी फिर। और पर्टिकुलर जिससे पूछूंगी वही रिप्लाई देंगे, बाकी कोई रिप्लाई भी नहीं देगा। दिशा, अमन समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे गगन के नाम से आईडी शो हो रही है, तो गगन का ही नाम ध्यान रहता है। ओके बेटा। दिशा लॉग आउट हो गई क्या? दिशा अभी शो ही नहीं हो रहे। तो बहुत ही कम स्ट्रेंथ है, ठीक है, अच्छी बात है। जो अब टर्मिनोलॉजी पे अपन बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। टर्मिनोलॉजी में बहुत ही इजी इजी है, आज ज्यादा नहीं करवाऊंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। थोड़ा थोड़ा मैं करवाती हूँ। सबसे पहले एग्रीमेंट की बात करी गई है, ठीक है। ये कहा गया है कि प्रपोजल विच व्हेन एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट एक्सेप्टेड प्रपोजल। जैसे कि एग्रीमेंट के लिए कहा गया है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। उसके बाद में सेकंड कहा गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बताया हुआ है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान लीजिए कि जब बीकॉम करना हो ना किसी को, ठीक है, या फिर बीबीए करना हो, दोनों में ही मतलब ये होता है कि कोई भी 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन में से हर सेक्शन से दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो उन दो क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कोई भी 10 में से, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना कोविड की, उनमें तो ये कह रखा है कोई भी करो सेक्शन का, बिल्कुल अब की बात तो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दिया है, सिर्फ इस साल के लिए हटाया गया है, जो अभी कल से यूनिवर्सिटीज में पेपर शुरू होने हैं उसके लिए। जबकि हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है कि हर सेक्शन से कोई भी दो क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं। और मतलब क्या हुआ, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने पर हर सेक्शन में से एक करना है, इस तरीके का होता है। तो 20 नंबर पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और मतलब जब बीबी करेंगे और बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे ना, तो एमबीए में भी इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, मार्केटिंग वगैरह से ज्यादा आते हैं, लॉ वगैरह से, ठीक है। और जब एलएलबी वगैरह करते हैं उनमें भी इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब एक साल छोड़ के एक साल हर बार रिपीट होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप सोच लीजिए, आपके लिए टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज करा गया है और 20 नंबर में ये क्वेश्चन है, ये आता है। मतलब 20 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आप मान लीजिए कितना लिखना पड़ता होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आगे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वो भी कर सकते ना मैम, आपने जो 10 पॉइंट बताए थे वो भी कर सकते हैं ना मैम, ये अपने क्लास में बताया था एग्जाम्पल देके, बिल्कुल बिल्कुल। सीमा, मैंने जो 10 पॉइंट्स बताए हैं, हाँ जी, जो आपको इजी लगे ना इसके अंदर कि हाँ इजी इजी, वही आप 10 पॉइंट कोई भी कर लीजिए। बस आपको समझ में आना चाहिए। मैं हर स्टूडेंट के लिए यही कहती हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप लिख रहे हो, लिखना विखना नहीं होता, ठीक है। आपको वो चीज, अच्छा टर्मिनोलॉजी में क्या मैम आपने जो 10 पॉइंट बताए थे वो भी कर सकते हैं ना। 10 पॉइंट कौन सी बताए थे मैंने स्टार्ट? आपकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा वाइड है सीमा, हो सकता है मैंने 10 ही पॉइंट डिस्कस करे हो उस टाइम। ये हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग के 10 पॉइंट है वही मैं डिस्कस कर पाई हूँ, कंप्लीट मैं डिस्कशन नहीं कर पाई हूँ। वैसे टर्मिनोलॉजी तो बहुत ज्यादा है सीमा। यहाँ पे आप देख लो कि 41 के अराउंड है, 41 या 42 के अराउंड आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। और याद नहीं करनी, मैं बार बार कहती हूँ, याद करने का तो मतलब ही नहीं है, इनमें तो डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला है जब एक साथ। हाँ हाँ हाँ, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने 10 पॉइंट आई थिंक 10 ही करवाए थे आपको, है ना? जी। जो फेस टू फेस ऑरल या रिटर्न, हाँ हाँ, इस तरीके का आएगा, ये सब टर्मिनोलॉजी में इन्वॉल्व होंगे। आप सही कह रहे हो, ये आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है, सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है। तो इसमें तो कंफ्यूजन की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब एक कॉन्ट्रैक्ट ही बन गया है तो ऑब्वियसली उससे पहले उसने किस स्टेप पे वो आके निकला है, कॉन्ट्रैक्ट कब बना है, जब उसने जो एग्रीमेंट का स्टेप है वो आगे किया है पास। समझ रहे हो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो एग्रीमेंट ही था। तो एग्रीमेंट में वैलिडिटी थी तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो पाया है। दूसरी चीज कही जा रही है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। तो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ठीक है, माइनर से रिलेटेड ले सकते हैं, ठीक है, शादी वगैरह के एग्जांपल अपन ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में तो इस तरीके का कुछ शो ही नहीं कर रखा, सिर्फ ये कर रखा है कि आप स्टूडेंट्स को ये समझा दीजिए कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं पर सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, आप में से अगर पूछ रहा है कि मैम क्यों नहीं होते, तो वो हमें ही बताना है, ठीक है, आपकी बुक नहीं बता पा रही। फैमिलियर बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा सोशल बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं इससे रिलेटेड। इसके अलावा पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल अपन ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी सबसे अच्छा एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो कि मान लीजिए कोई भी पार्टीज है जिनके इनके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अपन कोई भी एक लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है वो मान सकते हैं, कोई भी विदाउट कंसिडरेशन के। ये सब जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप क्या करेंगे, अपने अपने नोट्स में मेंशन करेंगे, रफ नोटबुक साथ साथ ले लो कि जो भी मैं सिर्फ एग्जांपल का नाम आप मेंशन कर देंगे, विदाउट कंसिडरेशन का, विदाउट लॉफुल ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इसके अलावा सोशल जो एग्रीमेंट है वो, फिर सोशल के अलावा अपन कर सकते हैं फैमिलियर एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। ये सारे के सारे एग्जांपल मैं मेंशन कर रही हूँ किसके अंदर, कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे के सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो सिर्फ एग्रीमेंट में ही रह गए, कॉन्ट्रैक्ट में कभी चेंज ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, मतलब टर्मिनोलॉजी का हिंदी में लेना तो शब्दावली, ये क्या रखा है, एक एक पॉइंट दे रखा है, उनको आप डिस्क्राइब करेंगे, वो होती है टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल गगन बिल्कुल सही है, याद है आपको मिस्टर एंड मिसेस बॉलफोर का एग्जांपल मैंने दिया था, बॉलफोर था वो, बॉलफोर बॉलफोर, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, एक एक पॉइंट दे रखा है, उनको आपको डिस्क्राइब करना है, वो चीज है। तो मैंने क्या बताया है, आप रफ नोटबुक में ये एग्जांपल लिखते जाइए साथ साथ। अब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे अभी अभी मैंने बोला कि मान लीजिए कोई भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई अपन अजीबो गरीब सा एग्रीमेंट करने के लिए रेडी है जिसका इन फ्यूचर कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था मिस्टर एंड मिसेस बॉलफोर का एग्जांपल। आई होप किस किस को याद है ये एग्जांपल, गगन को याद है, इसके अलावा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा क्या, बताइए, एग्जांपल याद है ये वाला। फैमिलियर जो एग्रीमेंट्स है उसके अंदर मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा था, मिस्टर एंड मिसेस बॉलफोर का एग्जांपल। ये एक्चुअली केस हो रखे हैं, जितने भी मैं आपको ये बताती हूँ ना एग्जांपल, ये एक्चुअली इंडियन लॉ के अंदर ये रियल में ये एग्जांपल्स है, मतलब ऐसा नहीं है मैं बना के बता रही हूँ या कुछ भी। एक्चुअली ये केस हुआ था 1919 में, 1919 में ये केस हुआ था जी। फटाफट एक बार रिपीट कर दूं, ये सिर्फ एग्जांपल ये रिपीट कर देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में, जैसे कि इंग्लैंड में मिस्टर एंड मिसेस बॉलफोर है, ठीक है, और इंग्लैंड उनका एक होम टाउन अपन मान सकते हैं, श्रीलंका में जॉब करते थे, ठीक है, और जब वेकेशन हुआ तो इंग्लैंड वापस लौटे अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। फटाफट सुनेंगे सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और सिर्फ आप ब्रैकेट में जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो ब्रैकेट में इस चीज का करेंगे मिस्टर एंड मिसेस बॉल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि आपको माइंड में लर्न रहे, ये चीज क्लियर रहे कि मैम ने कौन सा एग्जाम्पल किसके साथ बताया था। तो मिस्टर एंड मिसेस बॉलफोर बेसिकली मतलब बिलोंग करते थे किस, कहाँ से, इंग्लैंड से,
जॉब करते थे मिस्टर वॉल्फोर, कहाँ पे, श्रीलंका में। कुछ टाइम बाद वेकेशन हुआ तो इंग्लैंड आए, इंग्लैंड में रुकने के बाद में जब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी वाइफ की तबीयत है अचानक काफी खराब हो गई। क्या बोला गया कि मैं वापस मेरी जॉब पे लौट रहा हूँ, कहाँ पे, श्रीलंका, ठीक है। और उसके बाद जब मैं वेकेशन से वापस, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम, गुड मॉर्निंग। मैम नो हिंदी मॉर्निंग मैम। नो हिंदी क्लास टुडे इन्फॉर्म द किड्स। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। ओके मैम, ओके। ओके थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। नो हिंदी क्लास टुडे, नो हिंदी क्लास टुडे, ओके। ओके ओके। आई थिंक मैम ने इन्फॉर्म करने के लिए ग्रुप में भी मेंशन कर दिया होगा, पर फिर भी दोबारा, नो हिंदी क्लास टुडे, ठीक है, आज हिंदी की क्लास आपकी नहीं है, दोबारा आपको इन्फॉर्म करा जा रहा है। ओके, तो कहाँ पे अपन चल रहे थे कि मिस्टर बल्फोर जो है वापस श्रीलंका चले जाते हैं अपनी जॉब पे, और उसके बाद में ये अपनी वाइफ को प्रॉमिस करा है, क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं पर मंथ आपको अपनी एक्सपेंसेस के लिए और क्या करूंगा, 30 पाउंड जो है अमाउंट भेजता रहूंगा। 30 पाउंड काफी टाइम तक भेजते रहे। कुछ टाइम के बाद बातचीत बंद हो गई, डाइवोर्स वगैरह जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, उसके बाद उन्होंने अमाउंट भेजना बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मिसेस बॉल्फोर ने, और कोर्ट के अंदर क्या किया है, यहाँ पे शू करा है अपने हिस्से को लेने के लिए, प्रॉफिट को लेने के लिए। तो प्रोफेसर एल्टन करके थे उस टाइम, 1919 का ही केस है, 1919 का केस है। तो प्रोफेसर एटलिन करके थे, तो उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन दिया था कि इस तरीके के जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, ये कभी भी, मतलब इस तरीके की एग्रीमेंट है वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप उनका था ही कब, ठीक है। उन्होंने तो क्या करा था कि इस तरीके के एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट ही रह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जितने भी एग्रीमेंट है वो अपन क्या करेंगे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होते हैं, जैसे कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है ना। इनका इंटेंशन कभी भी लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना ही नहीं था। वो तो क्या कर रहे थे, एज ए वाइफ, जब तक उनकी एज ए वाइफ वो रही है उस पोजीशन पे, ठीक है, तब तक उन्होंने वो अमाउंट भेजा है। और जैसे ही क्या करा है, उनका डाइवोर्स हुआ है, उनके बाद उन्होंने 30 पाउंड का जो अमाउंट है वो भेजना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये मतलब डिसीजन दिया था कि इस तरीके के एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ही नहीं हो पाते, क्योंकि इनका इंटेंशन तो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना, बिल्ड करना था ही नहीं। ये तो एज ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल जो इनका रिलेशनशिप था, उनके बिहाफ पे जितना भी अमाउंट है वो भेजा जा रहा था, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। टर्मिनोलॉजी के 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन सा। सबसे पहले एग्रीमेंट था, उसके बाद ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला फैमिलियर एग्जाम्पल, मिस्टर एंड मिसेस वॉल्फोर 1919 के अंदर हुआ था। उसके बाद सोशल एग्जाम्पल्स वगैरह भी अपन ले सकते हैं, इतना लंबा छोड़ा आपने को जाना नहीं है पर। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, विदाउट कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाले जितने भी पार्टनर्स हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं हो पाते, ठीक है। इसके अलावा फ्री कंसेंट वगैरह नहीं होती विदाउट कंसिडरेशन के। इस तरीके के एग्जाम्पल आप साथ में इन्वॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। रफ नोटबुक में लिख लेना साथ साथ, और आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें ये चीज मेंशन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, वैसे ही मैंने आपका 10 मिनट ले लिया है। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, वरना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का ये है, धीरे धीरे करते जाएंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एक साथ हो जाएगा तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय सीमा, ओके इशिता, ओके संदीप, ओके निकिता, ओके गगन, बाय गगन। आज तो देखो 6 स्टूडेंट ने क्लास ली है, गगन, इशिता, निकिता, समीर, संदीप और सीमा। टाटा निकिता, टाटा भाई इशिता। अब ये बताइए, एक लास्ट बात पूछ रही हूँ कि ऐसा लगता है कि भाई विदाउट क्लास अटेंड करें और आपको ये समझ में आ जाए
ऐसा मतलब लग रहा है कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते वो प्रॉफिट में रहते हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड करी वो प्रॉफिट में है और हम लोग लॉस में जाते हैं कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये जो पढ़ा रही हूँ ये बिना क्लास अटेंड करे समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा, पता है, मुझे भी पता है। इसलिए टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करो, ठीक है? ओके बेटा, बाय। रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दे।